हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 7 का हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, पूरा चैप्टर बच्चों हम ये कंप्लीट करेंगे और साथ में आपको इस पूरे चैप्टर का नोट्स मिलेगा। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है कह रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, जैसे हमारा चलना, सोचना, बोलना, ओके, खाना, हमको कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है, कब हमारे अंदर इमोशन है, ठीक है, या हमारा अगर कहीं हाथ जल जा रहा है, पिन चुभ जा रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है हमारे साथ, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। और दूसरी चीज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब हमारे शरीर के अंदर सारे फंक्शन एक साथ तालमेल मिलाकर के काम कैसे करते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद ग्लूकोज पहुंचता है हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचता है तो उधर से ऑक्सीजन भी पहुंचता है और ग्लूकोज को ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है ताकि हमको एनर्जी मिलती है। तो सारे काम आप देखते हैं ना कि एक तालमेल से होता है कि अगर फूड मटेरियल हमारे स्टमक तक पहुंच गया है तो स्टमक रेडी है, वो डाइजेशन करेगा, और जैसे ही स्टमक से आगे बढ़ेगा तो अब पैनक्रियाज और इधर गॉल ब्लैडर है ना, ये रेडी होते हैं कि अब यहाँ का मीडियम चेंज करना है। आप देखते हैं बहुत सारे फंक्शन आपने पढ़े इस चैप्टर में, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, कोऑर्डिनेशन में होती है। कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल में होती हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये कोऑर्डिनेशन में हमारे शरीर को कौन चलाता है, कंट्रोल कौन करता है, तो इसके लिए बच्चों होता है एनिमल्स में। देखिए, हमारे शरीर को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन में चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम पाए जाते हैं। पहला होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एक्सोक्राइन सिस्टम। ठीक है, पहला होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एक्सोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, ये हमारे शरीर को कंट्रोल भी करते हैं और साथ में हमारे शरीर के अंदर के फंक्शन को कोऑर्डिनेशन से चलाते भी हैं। ओके, उसके बाद कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। हमको प्लांट में भी कोऑर्डिनेशन पढ़ना है कि प्लांट्स की बॉडी को कंट्रोल कौन करता है और कोऑर्डिनेशन में काम कौन करवाता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट के मूवमेंट्स के बारे में कि प्लांट में किस तरीके से जो फंक्शन होता है वो कैसे होता है, प्लांट्स कैसे मूव करता है, जैसे एनिमल्स मूव करते हैं वैसे प्लांट में मूवमेंट कैसा होता है, और प्लांट के में को कंट्रोल कौन करता है, यानी कि प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, आप देखिए द नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में अगर हम बात करेंगे, पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट द नर्वस सिस्टम, हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। और नर्वस सिस्टम को अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट में आप इसको बोलेंगे CNS है ना, C फॉर सेंट्रल, N फॉर नर्वस और S फॉर सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमको पढ़ना क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि यही वो हैं जिनको हम ढूंढ रहे थे, यही वो हैं जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बात करेंगे अगर हम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि जो पूरी तरीके से हमारे बॉडी को कंट्रोल कवर कर रखे हैं। ठीक है, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन हो गया हमारे बॉडी का, ये तो मेन हो गया, यानी कि राजा तो ये है, इसने मंत्री रख रखा है। मंत्री कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और इनके भी जो इनके सेवी हैं, जो इनके तक मैसेज लेके आते हैं, इनसे जो मैसेंजर जाते हैं इनके तक मैसेज लेके आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ खुफिया एजेंट बना रखा है जो कि पूरी बॉडी को कवर करते हैं। ब्रेन ने भी कुछ खुफिया एजेंट बना रखे हैं जो कि पूरी बॉडी को कवर करते हैं, और ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को रख रखा है कि मैं और तुम दोनों मिलकर काम करेंगे, कोई भी अगर मैसेज होगा तो तुम कुछ एक्शन तुम खुद ले सकते हो और बाद में मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, तो ये तो हो गया राजा। ठीक है, और ये हो गया मंत्री, और इनके बहुत सारे जो खुफिया एजेंट होते हैं वो पूरी बॉडी को कवर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाएगा, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम या इसको हम SNS शॉर्ट में बोल सकते हैं, और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसको हम ANS शॉर्ट में बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चों, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दो तरीके के हमारे नर्व्स आते हैं, एक होता है सेंसरी नर्व्स और दूसरा होता है मोटर नर्व्स। नर्व्स वही है, ठीक है, नर्व्स एक ही होता है, उसका स्ट्रक्चर एक ही है, लेकिन ऐसे नर्व्स के काम के अकॉर्डिंग कि वो काम क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमने इनको टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जो मैसेज को लेके आएंगे, जैसे मेरे हाथ में मान लो कि यहाँ पर पिन चुभा, ठीक है, तो मैसेज यहाँ से लेकर के और जो राजा या मंत्री तक पहुँचाते हैं, ठीक है, जो मंत्री तक
या राज्य तक पहुंचाएंगे उनको बोलेंगे सेंसरी, साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है। और जो मैसेज वापस राजा और मंत्री से मैसेज लेकर के आते हैं, वापस यहाँ तक आएंगे, वो बोलेंगे कि भाई पिन चुभ रहा है तो हाथ हटा लो, है ना। तो जो वापस मैसेज को लेकर के आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दो तरीके के न्यूरॉन एक ही है, लेकिन अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग काम वो क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के ये 2 पार्ट हो गए। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम 2 तरीके के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें हम कुछ फंक्शन देखेंगे, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है वो हम देखेंगे, और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। क्लियर, आपको समझ में आ गया कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। यहाँ से एक बार देखना शुरू करिए। देखिए ये पूरा हो गया हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ से नर्वस सिस्टम का ये क्लासिफिकेशन, ये देखिए नर्वस सिस्टम का ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पेज। देखिए बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी सिस्टम। अगर हम बॉडी में किसी भी सिस्टम की बात करें कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी सिस्टम, जैसे कौन से सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ये सारे जो भी सिस्टम है, ये सिस्टम बनते कैसे हैं, ठीक है, सिस्टम तक हम पहुंचेंगे कैसे, तो उसके लिए फॉर्मेशन ऑफ बॉडी सिस्टम कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारे शरीर में सेल होते हैं, ठीक है। ये सेल ग्रुप बनाते हैं और सोचते हैं कि वो क्या काम करेंगे, ठीक है। सब मिलकर के एक काम को अंजाम देंगे, स्पेसिफिक वर्क को ये अंजाम देते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल की जो ग्रुपिंग हुई जो कि एक ही काम करेंगे, उनको हम बोलेंगे टिश्यू, ओके। और बहुत सारे टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलेंगे, जैसे आप कहें कि ऑर्गन्स, कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल बताती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, उधर से गॉल ब्लैडर है ना, ये सारी चीज़ें, ये पैनक्रियाज है, ये सब मिल करके पूरा क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसमें ये ऑर्गन हो गए बच्चों। तो इसमें ऑर्गन कौन से हो गए, ये आपको मैंने कुछ ऑर्गन बताया, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन है ना। तो ये ऑर्गन मिल करके, इसोफेगस वगैरह और भी है, ये सारे ऑर्गन मिल करके इन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बनाया, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम है ना, इसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। सारे ऑर्गन कनेक्ट होकर के काम करेंगे तो ये सिस्टम कहलाएगा, और इसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम, ओके। ये ऑर्गन सिस्टम कौन सा मैंने बताया आपको, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम मैंने आपको बताया, ठीक है। और जब इस सारे सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम, जैसे ये एक सिस्टम बना है, वैसे ही एक करके दूसरा सिस्टम बनेगा, तीसरा सिस्टम बनेगा, चौथा सिस्टम बनेगा, बहुत सारे सिस्टम जब बन जाएंगे तो इन सारे सिस्टम को उठा करके और एक खाली पैकेट में भर दिया जाएगा, ठीक है। एक पूरा बड़ा सा खाली पैकेट है, वो पैकेट क्या है, वो इंसान की बॉडी है, ठीक है, अंदर से पूरी खाली है, उसी में सारे सिस्टम को भर दिया गया, जगह जगह से सेट कर दिया गया। तो ये जब सारे सिस्टम को उस पैकेट में आप भर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जैसे कि इंसान, ठीक है। तो इंसान में हर जगह फिक्स होता है कि यहाँ पर लंग्स होगा, यहाँ इसका हार्ट होगा, यहाँ इसका लीवर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे ऑर्गन भर करके और इसको हम क्या बना दिया हमने, और इसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम सेट हो गए, बहुत सारे ऑर्गन सेट हो गए, और ये क्या बन गया, ये एक ऑर्गेनिज्म बन गया जिसको हम इंसान कह रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा हमारे शरीर के अंदर कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। 11 ऑर्गन सिस्टम हम जो ये है जिसका नाम आपको बताया जा रहा है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। ये सब कुछ सिस्टम के नाम बताए जा रहे हैं। और हमको इस चैप्टर में कौन से सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम वही है जो अभी हमने देखा, जिसमें कि ब्रेन के बारे में हमने स्टडी किया, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में स्टडी किया। ये क्या है बच्चों, हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। और साथ में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है कि नर्वस सिस्टम, हम नर्वस सिस्टम को ही ले लेते हैं। तो ये पूरा नर्वस सिस्टम एक सिस्टम होता है, सिस्टम से ये काम करेगा, ठीक है, सिस्टम से काम करेगा, क्योंकि इसमें अकेले ये काम नहीं कर सकता, बहुत सारे जुड़ेंगे, है ना, बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो बनेगा ये हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम अकेले काम नहीं करता, इसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, और ये मिलजुल करके काम करते हैं और तब बनता है एक सिस्टम। अब ये ऑर्गन कैसे बना, तो ये ऑर्गन टिश्यू से बना है ना, इस टिश्यू का नाम क्या है, इस टिश्यू को बोलेंगे नर्वस टिश्यू, ठीक है।
और ये नर्वस टिश्यू कैसे बना, तो जाहिर सी बात है कि टिश्यू कैसे बनेगा, सेल से बनेगा। ये सेल क्या है, इस सेल का नाम है क्या कुछ, हाँ, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम में कोई स्पेशल सेल है क्या, बिल्कुल स्पेशल सेल है, उसका नाम है न्यूरॉन या नर्व सेल। ओके तो ये न्यूरॉन या नर्व सेल हो गया। तो देखिए सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म। ओके डन। अब बच्चों हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए नेक्स्ट अब क्या है, सीएनएस और पीएनएस। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस का मतलब हो गया हमारे पीएनएस है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है, जिसमें आता है क्रैनियल नर्व्स और इसमें क्या आता है, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को कवर करके रखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारा ये हो गया ब्रेन है ना। अब आप इनको देखिए जरा, अब जैसे सीएनएस है ना, सीएनएस में मैंने आपको क्या बताया, पहले बताया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले आप ब्रेन देखो, देखो ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या है हमारा, ये हमारा ब्रेन हो गया। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड अब ब्रेन से ही ये जो चोटी की तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा हुआ है, आप देख रहे हैं ना, ये चोटी की तरह से यहाँ से स्टार्ट होकर के और यहाँ तक जो लगा हुआ है, इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, जस्ट वेट, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ब्रेन, और ये क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को मैंने और क्या बताया आपको कि इनसे ये हमारे, ये हो गया राजा, ये हो गया मंत्री, और इनके बहुत सारे सेवी होते हैं। ठीक है, जो कि इनकी हेल्प करते हैं, बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं जो कि जिनको ये मदद में लेते हैं काम के लिए। ठीक है, तो ये इनसे बहुत सारे ये क्या निकले हुए, नर्व्स निकले हुए हैं, ब्रेन से बहुत सारे नर्व्स निकलेंगे जो कि हमारी बॉडी को, बॉडी के पार्ट्स को कवर करेंगे, जैसे कि हमारी आंखों में जाएंगे, हमारे कान में जाएंगे। ठीक है, वहां से मैसेज लाकर ब्रेन को देंगे कि आंख में सब ठीक चल रहा है, कान में सब ठीक चल रहा है। ठीक है, तो ये जो इनके सेवी होते हैं, इन्होंने पूरी बॉडी को कवर कर रखा है, ब्रेन के सेवी इनने पूरी बॉडी को कवर कर रखा है। इधर हमारा स्पाइनल कॉर्ड, उसके भी बहुत सारे देखो ये निकले हुए हेल्पर्स जो पूरी बॉडी को कवर कर रखे हैं कि कहीं भी अगर हमारे पूरी बॉडी में कहीं भी अगर एक पिन भी चुभता है तो वो हमको पता पड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं। ओके, और इन सारे नर्व्स ने पूरी बॉडी को कवर कर रखा है। ठीक है, देखो ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ये सब ये ऐसे नर्व हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, और ये जो पिंक वाले आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे नर्व हैं जो कि क्रैनियल, इन जो कि ब्रेन से निकल रहे हैं, जो ब्रेन से ओरिजिनेटेड होते हैं उनको बोला जाता है क्रैनियल नर्व्स। और इन नर्व्स की संख्या कितनी होती है, 12 पेयर्स। ठीक है, ब्रेन के यहाँ से 12 जोड़ी मतलब 12 नर्व्स यहाँ से निकलते हैं और 12 यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, इस साइड से, तो राइट से 12 निकलेंगे, लेफ्ट से 12 निकलेंगे, इसलिए इनको हम बोल रहे हैं 12 पेयर्स। ओके, अब यहाँ से अगर हम स्पाइनल की बात करेंगे तो स्पाइनल से कितने नर्व्स निकलते हैं, 31 पेयर्स। ठीक है, 31 पेयर्स में यहाँ से कितने निकलेंगे, इस साइड से राइट से निकलेंगे 31 और लेफ्ट से निकलते हैं 31। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है उसको बोला जाएगा स्पाइनल नर्व्स, जो ब्रेन से निकलते हैं उनको बोला जाता है क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स की संख्या होती है 12 पेयर्स और स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है 31 पेयर्स। ओके, चलिए अब हम आते हैं नर्व्स। नर्व्स क्या होते हैं, वन ऑफ द लॉन्ग थीन थ्रेड है ना, ये क्या है, ये एक थ्रेड है। ठीक है, ये एक धागे के समान थ्रेड होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को कवर करते हैं। इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट कैरी फीलिंग्स और अदर मैसेज है ना, सारे मैसेज को ये कैरी करके और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुंचाते हैं। मैसेज टू एंड फ्रॉम आवर ब्रेन है ना, ब्रेन तक मैसेज ले आते हैं या ब्रेन से मैसेज ले जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है नर्व्स। ओके, अब बच्चों देखिए, अब हम देखेंगे कुछ ये बेसिक टर्म्स, जैसे आपसे पूछा जाएगा स्टिमुलस क्या होता है। ठीक है, और बहुत सारे स्टिमुलस को मिला करके हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। तो स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस मतलब अगर हमारे हाथ जला है, ठीक है, कोई भी अगर हमारी बॉडी पर कोई भी मैसेज मिलता है, जैसे कि आपके चेहरे पर आकर के कोई अगर हाउस फ्लाई मक्खी बैठ गई है तो आपको मैसेज, आपको पता पड़ेगा ना कि हाँ मक्खी बैठ गई है, या कोई मॉस्किटो ने आपको बाइट किया, मॉस्किटो ने काट लिया, या फिर कहीं से पिन चुभ गया, या आपका हाथ किसी गर्म तवे पर पड़ गया। ठीक है, आप रहे हैं और पैर में कोई अगर कांटा चुभ गया, तो जो भी आपको मैसेज मिल रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं, दिन है ना, धूप लग रही है या ठंड धूप है या आप डार्क में हैं, अंधेरे में हैं, आंख बंद करके भी पता पड़ जाता है कि आप लाइट में हैं या फिर डार्क में हैं, अंधेरे में हैं या उजाले में हैं, टेम्परेचर क्या चल रहा है, बहुत गर्मी है या ठंड लग रही है हमको, जो कुछ भी हमको मैसेज मिलता है, जो भी हम फील कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस। इन सब चीज़ों को स्टिमुलस बोला जाता है। और ये बहुत सारे स्टिमुलस हम एक
साथ फील कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टिमुलस को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। एनी द चेंज, है ना, एनी द चेंज फैक्टर्स या एजेंट विच कॉजेज, एजेंट मतलब जैसे कि हाउस फ्लाई हो गई, जैसे मॉस्किटो हो गया, ठीक है, ये सब एजेंट हैं जो कि हमारी बॉडी पर कुछ ना कुछ हमको मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, एजेंट। विच कॉजेज चेंज इन एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो मक्खी है तो हम क्या करेंगे, उसको दूसरे हाथ से हटाएंगे, तो हमारे कुछ एक्टिविटीज में, कुछ बिहेवियर में चेंजेस आया ना, तो जो भी चेंजेस, इनकी वजह से जो चेंजेस आता है उसी को क्या बोला जाता है, स्टिमुलस बोला जाता है। सर्दी आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम स्वेटर पहनेंगे, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आया, ठीक है, ऐसे हमको ठंड लगेगी, ठीक है, तो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आया, तो ये क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ, ठीक है। स्टिमुलस का ये एक दूसरा डेफिनेशन भी है। अब देखो, जैसे स्टिमुलस मैंने आपको बताया, लाइट हो सकता है, स्मेल हो सकता है, साउंड हो सकता है, हीट, कोल्ड, पेन, टेस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये सब स्टिमुलस हैं, ठीक है। अब देखो रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स मतलब जो इन स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं, है ना, लाइट को जिसने महसूस किया हमारे शरीर में, स्मेल को जिसने महसूस किया, नाक से स्मेल हमने लिया, ठीक है, तो मतलब रिसेप्टर्स, स्मेल के रिसेप्टर्स हमारे नोज के अंदर अवेलेबल हैं। साउंड हमने क्या सुना, तो इसके रिसेप्टर्स हमारे ईयर के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। लाइट के रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाएंगे, हमारे आईज में होंगे, ठीक है। तो ये देखो, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, पेन हो गया, टेस्ट हो गया। अब टेस्ट का रिसेप्टर्स कहाँ होगा, हमारे टंग में होगा। तो इन सारी जो ये स्टिमुलस हैं, इनको फील कौन करेगा, किसने पता लगाया, तो जिसने पता लगाया उसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो हमको ये पता करके बताते हैं कि भाई आपको ठंड लग रही है, आपको ये स्मेल आ रही है, आपने अभी ये सुना है, ठीक है, यहाँ पिन चुभा है, आपको पेन हुआ है, ठीक है। इन सबको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिसेप्टर्स, ओके। अब देखिए रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया, आईज हो गया, नोज, ईयर, स्किन, टंग, ये सब क्या है हमारे, इन्हीं के अंदर पाया जाता है रिसेप्टर्स, ठीक है। अब देखो रिसेप्टर्स को अगर डिवाइड करें तो रिसेप्टर्स, सेंस ऑर्गन और स्टिमुलाई, कौन से रिसेप्टर हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं और ये कौन कौन से स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, जो अभी पढ़े हैं बस उसी को देखिए। तो रिसेप्टर, सेंस ऑर्गन पहले हमारा आई, हमारी आंख के अंदर पाया जाता है फोटो रिसेप्टर्स, और ये क्या करता है, ये लाइट स्टिमुलस है, ठीक है, लाइट के प्रति ये अंधेरा है या उजाला है, ये हमको बताएगा, ठीक है। और ये रिसेप्टर्स के, इस रिसेप्टर्स के रहने की जगह कहाँ है, हमारी आंखें। वैसे ही नोज है, ठीक है, नोज के अंदर स्टिमुलस है ना, नोज कौन से स्टिमुलस को लेगा, स्मेल, है ना, अच्छी खुशबू है या बदबू है, ये इसको रिसीव करेगा, और रिसीव कौन करेगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ है, ये नोज में है, और ये क्या रिसीव करेगा, तो जो स्टिमुलस रिसीव करेगा वो होगा स्मेल। उसी तरीके से गस्टैटो रिसेप्टर्स, ठीक है, गस्टैटरी रिसेप्टर्स, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, टंग में, और ये क्या करता है, टेस्ट को रिसीव करता है। फोनो रिसेप्टर्स ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ईयर में, और ये साउंड को रिसीव करेगा। थर्मो रिसेप्टर्स स्किन में प्रेजेंट होता है, गर्मी है, गर्म लग रहा है या ठंड लग रहा है, उसको ये स्टिमुलस को ये पता करता है, ठीक है। उसके बाद नोसिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स, ठीक है, नोसिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, स्किन में होते हैं, और ये भी पेन को, जैसे अभी बताया मैंने, पिन चुभा या मॉस्किटो ने काटा है ना, तो ऐसा कोई भी पेन अगर होता है तो ये नोसिसेप्टर्स ये पता करके हमको बताते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, इफेक्टर्स, है ना, इफेक्टर्स क्या होते हैं, ये हमारे टिश्यूज होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं या मसल्स विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस रिसीव। जो भी हमने रिसीव किया मैसेज, उस मैसेज को रिसीव करने के बाद जिस पर इफेक्ट पड़ा, है ना, जिस बॉडी पार्ट पर इफेक्ट पड़ा, जिसने रिस्पॉन्स किया, उसी को इफेक्टर्स कहेंगे। जैसे हमारे हाथ में, अगर हमारा हाथ गर्म तवे पर पड़ गया तो हम क्या करेंगे, अपने हैंड्स को हटा लेंगे। तो हमने पूरी बॉडी में से पूरी बॉडी को हम ऐसे जंप करके नहीं हट गए, है ना, हमने सिर्फ अपने हाथ को हटाया। क्यों, क्योंकि वो जो स्टिमुलस मिला था वो हमारे हैंड को मिला था, हमारे हैंड के रिसेप्टर्स ने, स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने रिसीव किया था मैसेज को, स्टिमुलस को, और अब इफेक्ट, रिस्पॉन्स कौन दे रहा है, रिस्पॉन्स हमारा हाथ देगा। हाथ को स्टिमुलस मिला तो रिस्पॉन्स हाथ दे रहा है, तो हाथ हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टर्स हो गया। अगर हमारे पैर में कील चुभा है तो फिर हम अपने हाथ को हटाने की जरूरत नहीं है ना, कील चुभा है पैर में तो पैर को हटाएंगे, ठीक है। तो पैर को मिला स्टिमुलस, है ना, तो स्टिमुलस अगर इसको मिला तो इफेक्ट हमको इसी पर पड़ेगा, है ना, रिस्पॉन्स यही करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इफेक्टर्स हो गया। बैक, अगर आपकी पीठ में खुजली हो रही है तो अपने पैर को थोड़ी खुजलाएंगे, हम पीठ को ही खुजलाएंगे, ठीक है। तो इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, बैक पर, इसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टर्स, ठीक है। उसी तरीके से टीथ हो गया, फेस हो गया, जिस बॉडी पार्ट पर इफेक्ट होता है, जिसको स्टिमुलस मिलता है और जो रिस्पॉन्स
करता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टर्स। ठीक है। रिस्पॉन्स, देखिए रिस्पॉन्स इज द रिएक्शन टूवर्ड अ स्टिमुलस, जो हमको स्टिमुलस मिला उसके प्रति हमने जो भी एक्शन किया, जो एक्टिंग हमने की अपने उस पार्ट को, बॉडी पार्ट को बचाने के लिए, उसी को बोला जाता है रिस्पॉन्स। ठीक है। जैसे रिमूवल ऑफ हैंड या जंप कर जाएं, या रिमूवल ऑफ लेग्स, अपने पैर को हटा लें, ये सब रिस्पॉन्स होता है। जैसे एक ये बंदा है ना, गर्म ये हीटिंग प्लेट है, तवा है, और तवे पर इसका ये हाथ इतना बड़ा, ये देखो इसका हाथ है, इसका हाथ तवे पर पड़ गया और इसने तुरंत क्या किया, अपने हाथ को हटा लिया। ठीक है। तो इसका हैंड यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, इफेक्टर्स हो जाएगा, और हाथ हटा लेना ये रिस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक है। क्योंकि इसको स्टिमुलस मिला था, इसमें स्टिमुलस इसको क्या मिला था, हीट, है ना, हीट इसको स्टिमुलस मिला। तो इसके रिसेप्टर्स जो कि कहां प्रेजेंट थे, स्किन में, है ना, थर्मो रिसेप्टर्स जो टेम्परेचर को पता करते हैं, ये रिसेप्टर्स स्किन में मौजूद थे। इन्होंने टेम्परेचर को पता किया, फिर इफेक्टर्स मसल्स और हैंड, हाथ के जो मसल्स और हैंड है वो उन पर इफेक्ट हुआ और उन्होंने रिस्पॉन्स दिया रिमूवल ऑफ हैंड्स कि भाई लड़ना तो है नहीं तवे से, है ना, क्या करो, अपना हाथ हटा लो। ओके, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, नर्व सेल, जो पूरा हमारा ब्रेन बना हुआ है या पूरा हमारा नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब बना हुआ किससे है, तो ये सब चीज बच्चों बना होता है न्यूरॉन से। ठीक है। एक सेल से बना होता है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा ना, सेल से बना होता है, उस सेल का नाम होता है न्यूरॉन, या इसी को आप बोलिए नर्व सेल। ठीक है। एक बात यहाँ याद रखने की बहुत, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का सबसे लंबा सेल कौन सा है, तो हमारे शरीर का सबसे लंबा सेल जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है न्यूरॉन। ठीक है। सबसे लंबा सेल न्यूरॉन होता है। ओके। अब देखिए पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के बारे में, है ना, तो ये सब इसके देखो पार्ट्स हैं, ये तो आपको लिखा हुआ ये चीज है। ठीक है। ये आपको यहाँ से देखो लिखा हुआ नोट्स है कि अगर एक्सप्लेन करने के लिए मिलता है तो आपको ये बातें लिखनी है, और जो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा रही हूँ डायग्राम में, नेक्स्ट पेज। ठीक है। तो ये जो भी यहाँ पर डेंड्राइट्स के बारे में, सेल बॉडी के बारे में, एक्सॉन के बारे में और नर्व एंडिंग के बारे में, ये क्या है, ये न्यूरॉन्स के पार्ट्स हैं। ठीक है। तो न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर अब देख लेते हैं। देखिए बच्चों ये फुल एंड फाइनल शानदार स्ट्रक्चर है। अगर आपने एग्जाम में ये स्ट्रक्चर बनाया तो आपको जितने मार्क्स का ये होगा उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सारी चीज़ें देखो इसमें मौजूद है ना। बहुत ही अच्छा फुल एंड फाइनल डायग्राम है ये। ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि बाकी बच्चे नहीं बनाएंगे, पक्का नहीं बनाएंगे, है ना। तो आपके लिए ये है, देखिए ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में यही स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए सबसे पहले हम इस पूरे न्यूरॉन को, न्यूरॉन जो होता है ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल होता है, सबसे बड़ा ये सेल होता है। ठीक है। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ये सेल है। इस पूरे सेल को हम डिवाइड करेंगे बच्चों कितने पार्ट में, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। पहला हो जाता है साइटोन, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं साइटोन। क्या बोलेंगे, साइटोन। ये हो गया साइटोन, या इसको आप सेल बॉडी कह सकते हैं, या फिर इसको आप सोमा कह सकते हैं। ठीक है। तो अब साइटोन के बारे में पहले आप समझ लीजिए। साइटोन क्या होता है, ये ऊपर आपको ओवल शेप का ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भरे होते हैं क्या, सेल है। तो सेल में न्यूक्लियस तो होगा ही, इसके अंदर यहाँ पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, काम करने के लिए इसको एनर्जी की जरूरत है, तो इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। उसके बाद इसमें एक विशेष प्रकार का सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसको बोला जाता है निसल ग्रैन्यूल्स। क्या बोलते हैं, निसल ग्रैन्यूल्स। ये निसल ग्रैन्यूल्स जो होता है वो फ्रैगमेंट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनल्स में आपने पढ़ा है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ऐसा माना जाता है कि निसल ग्रैन्यूल्स उसी के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स पाए जाते हैं जिनको निसल ग्रैन्यूल्स कहा जाता है। और ये निसल ग्रैन्यूल्स केवल और केवल आपको न्यूरॉन के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे, उसके अलावा कहीं भी देखने को ये नहीं मिलते हैं। इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है और बीच में इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है वो उसको साइटोप्लाज्म ही कहेंगे। ठीक है। साइटोप्लाज्म, या इसी को आप न्यूरोप्लाज्म, क्योंकि ये न्यूरॉन के अंदर ये प्लाज्मा भरा हुआ है, इस वजह से आप इसको न्यूरोप्लाज्म कह सकते हैं। अब जो यहाँ पर आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये एक्चुअल में ऐसा पतला पतला धागा नहीं है ना। आप इसको जूम करके देखेंगे, आप इसको ऐसे जूम करेंगे तो देखिए अंदर से पूरा ये थिक है, मोटा है। इसके अंदर भी न्यूरोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म इसके अंदर भी रहता है, क्योंकि अगर यहाँ तक इस एंड तक इसके न्यूरोप्लाज्म अगर नहीं है तो क्या ये जिंदा रह सकता है, नहीं, है ना। तो सेल के हर पार्ट में साइटोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और यही लिविंग मटेरियल होता है। ओके।
तो देखिए यहाँ पर भी हमको साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो इसके पार्ट्स जो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ इसको कवर किए हुए हैं, तो यहाँ से लेकर के ना बहुत सारे ये ब्रांचेस निकले हुए हैं और ये पूरे ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपने जहाँ भी ये प्रेजेंट रहेंगे, जैसे ये हाथ में प्रेजेंट है तो हाथ में ना ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को, अगर ये हाथ में प्रेजेंट है ना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एरिया ये कवर कर सकते हैं वहाँ तक ये क्या करेंगे, फैले रहते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ से ये मैसेज रिसीव कर सके। तो ये क्या है, रिसेप्टर्स है ना, मैसेज रिसीव करेंगे। कौन रिसीव करेगा, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दूर दूर तक जो ये फैले हुए हैं, जिनको हमने जूम करके दिखा तो ऐसे दिख रहे हैं, ये इनको बोला जाता है डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। और ये सारे डेंड्राइट्स आकर के इसमें देखो अटैच हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन। ओके, तो पहला ये हो गया डेंड्राइट्स, सारे डेंड्राइड आकर के मिल रहे हैं डेंड्रॉन में, और उसके बाद डेंड्रॉन आकर के यहाँ इसके साथ मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इन सबको मिला करके हम बोलेंगे साइटोन, सेल बॉडी या सोमा, ठीक है। तो ये हो गया इसका ऊपर का पोर्शन। इन्हीं डेंड्रॉन में से जैसे ये निकला एक डेंड्रॉन, यहाँ से निकला दूसरा डेंड्रॉन, ये तीसरा डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक डेंड्रॉन को हम देखेंगे कि वो डेंड्रॉन काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इन्हीं में से एक डेंड्रॉन काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये जो एक डेंड्रॉन बड़ा हो जाता है इसको बुलाया जाता है बच्चों एक्सॉन, है ना। अब हम इसका नाम क्या देंगे, एक्सॉन। तो पहला हमारा था साइटोन, देखो फर्स्ट हमारा ये था साइटोन, और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्सॉन। तो दूसरा ये हो गया हमारा सेकंड, ये क्या है, एक्सॉन हो गया। अब ये एक्सॉन जो होता है, ये देखो लॉन्ग डेंड्रॉन, इसी में से एक डेंड्रॉन जो काफ़ी लंबा हो गया वो साइटोन, वो हो गया एक्सॉन। इस एक्सॉन में के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए इस एक्सॉन में हमको क्या दिखेगा, सबसे पहले तो इस एक्सॉन की आपको ये बाउंड्री दिख रही है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हमको क्या दिख रहा है, तो देखो इस एक्सॉन का ये बाउंड्री दिख रहा है ना आपको, ये बाउंड्री है ना। तो एक्सॉन है तो इस एक्सॉन की ये बाउंड्री दिख रही है, ये बाउंड्री दिख रही है, इसकी बाउंड्री है ना। तो ये जो इसकी बाउंड्री दिख रही है इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसको हम बोलते हैं, इस बाउंड्री को बोला जाता है, यहाँ से स्टार्ट करिए, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं एक्सोलेमा। क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा, मतलब एक्सॉन के चारों तरफ पाए जाने वाला मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होगा, ठीक है, इसके अंदर भी। तो ये जो साइटोप्लाज्म यहाँ भरा हुआ था, साइटोप्लाज्म जो यहाँ भरा हुआ है, क्या वो साइटोप्लाज्म यहाँ नहीं भरा होगा, यहाँ भी भरा होगा। तो इसमें भी वो साइटोप्लाज्म भरा होता है, और लेकिन इसका नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे, चूंकि ये एक्सॉन के अंदर है तो इसको हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म। ओके, अब इसके बाहर ये हो गया हमारा एक ट्यूब, है ना, ये हो गया एक ट्यूब, एक्सोलेमा पूरा ये सर्कल में है, ठीक है। पूरा जैसे ये पेन है ना, तो पूरा सर्कल में इस तरीके से हो गया हमारा ये ट्यूब, ठीक है। ये ट्यूब हो गया, ये हो गया हमारा पूरा एक्सोलेमा, और इसके अंदर मान लो लिक्विड भरा हुआ है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म। अब इनके बाहर में एक लिक्विड, अब ये चीज़ जो है ना बच्चों, इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, 12th वाले बच्चों को भी कन्फ्यूजन होता है। इसके बाहर में यहाँ पर एक लिक्विड एक यहाँ पर जो है ना फैटी सब्सटेंस भरा होता है, जिसको बोला जाता है माइलिन शीथ, ठीक है। क्या बोलेंगे, माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ कहाँ है, ये इसके जस्ट बाहर, मतलब ये जो है ना हमारा एक्सोलेमा है ना, बाहर बाउंड्री है, ये जो खाली जगह है इसी में भरा होता है क्या, माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ जो भरा हुआ है, इस माइलिन शीथ को कवर करने की जरूरत है। माइलिन शीथ समझ लो, इसके बाहर में चॉकलेट लगा हुआ है। अब इस चॉकलेट के ऊपर एक रैपर हमको लगाना है, तो जो रैपर हम लगाएंगे ना, उस रैपर को बोला जाता है स्वान सेल। यहाँ हमारे बॉडी के अंदर रैपर है, कुछ भी काम है तो वो सब कौन करता है, सेल करता है, ठीक है। यहाँ पर सेल ही रैपर भी, सेल जो है वही रैपर बन जाता है। तो यहाँ पर एक रैपर, इस चॉकलेट के बाहर, माइलिन शीथ के बाहर में एक रैपर लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वान सेल। स्वान सेल का एक रैपर लगा होता है, और चूंकि स्वान सेल है, सेल का रैपर लगा हुआ है, इस वजह से सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा। तो ये दिखाया जा रहा है कि ये स्वान सेल का न्यूक्लियस है, और स्वान सेल का साइटोप्लाज्म, स्वान सेल है तो स्वान सेल का साइटोप्लाज्म भी उसके अंदर भरा होता है। तो ये पूरा यहाँ पर ये स्वान सेल का साइटोप्लाज्म भी भरा हुआ है, ठीक है। ये चॉकलेट हो गया ग्रीन वाला, उसके बाहर में ये देखो ये रेड वाला, ये स्वान सेल है, ओके। स्वान सेल पूरे चॉकलेट को कवर करेगा, इसमें भी स्वान सेल पूरे चॉकलेट को कवर करेगा, ठीक है। चॉकलेट मतलब माइलिन शीथ को कवर करता है। उसके बाद ये जो कवरिंग है, जो पैकेट लगा हुआ है, उस पैकेट के बाहर भी हमने एक और कवरिंग लगा दी, ताकि अब हमारा पैकेट भी खराब ना हो, ठीक है। तो उसके बाहर, पैकेट के बाहर, चॉकलेट के पैकेट के बाहर जो आपने कवरिंग लगाई है उसे कहते हैं न्यूरीलेमा, ठीक है। क्या बोलेंगे, न्यूरीलेमा। तो अब आप सीरियल से याद रखिए कि कौन किसके बाद है। सबसे पहले होता है एक्सोप्लाज्म,
ठीक है। सबसे पहले ये बाउंड्री एक्सोप्लाज्म, उसके अंदर जो लिक्विड है वो हो गया जो लिक्विड है वो हो गया एक्सोप्लाज्म, और ये जो बाउंड्री है वो हो गया एक्सोलेमा। तो सबसे पहला एक्सोलेमा हो गया। एक्सोलेमा के अंदर भरा होता है, देखो ये जो पहला यहाँ पर एक्सोप्लाज्म है ना, फर्स्ट यहाँ होना चाहिए, ठीक है, यहाँ कर लो, ठीक है, इसको हटा दो। देखिए तो फर्स्ट हो गया एक्सोलेमा, एक्सोलेमा के बाद होता है सेकेंड माइलिन शीथ, उसके बाद थर्ड होता है स्वान सेल, स्वान सेल कवर करता है। स्वान सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस भी पाया जाएगा, उसका साइटोप्लाज्म भी पाया जाएगा, इसीलिए दोनों 3 लिखा हुआ है, यानी कि स्वान सेल, ठीक है। कुल मिलाकर के ये क्या है, ये है स्वान सेल। स्वान सेल की कवरिंग पाई जाएगी, उसके बाहर पाया जाएगा चौथे नंबर पर न्यूरीलेमा, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक का ये स्ट्रक्चर हो गया। इसमें बीच बीच में अगर हम जूम करके देखते हैं तो हमको दिखता है कि एक ये पोर्शन के बाद और जब दूसरा ये पोर्शन आया है तो यहाँ पर बीच में हमको स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो खाली जगह दिखती है ना बच्चों, उसको बोला जाता है नोड ऑफ रेनवायर, ठीक है। तो ये नोड ऑफ रेनवायर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे नोड है, नोड है, नोड, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको लगेगा कि अच्छा ये एक है, आप काउंट कर पा रहे हैं ना कि ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। किस वजह से काउंट कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में आपको छोटा सा गैप दिख रहा है। ये जो गैप होता है ना उसी को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर, ठीक है। डन। ये हमने एक्सॉन के बारे में स्टडी कर लिया। अब लास्ट हम आ जाते हैं एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन के सबसे लास्ट वाला पोर्शन, एक्सॉन टर्मिनल। देखिए एक्सॉन टर्मिनल जो होता है ये इसको नर्व टर्मिनल, नर्व का ये खत्म है ना, एंडिंग पॉइंट है, इसलिए इसको नर्व टर्मिनल भी कहा जाता है। अब इसमें भी देखिए, इसको भी अगर हम देखेंगे जूम करके तो इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म पूरा यहाँ तक रहेगा, पूरे सेल में साइटोप्लाज्म हर जगह फैला रहेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म ही लिविंग होता है, ठीक है ना। इसकी वजह से ही सेल का हर एक पार्ट जिंदा रहेगा, काम करेगा। तो इस वजह से पूरी जगह पर ये साइटोप्लाज्म अंदर से फैला होता है। ये आपको पतला करके दिखाया जाता है थ्रेड लाइक, बट ये थ्रेड लाइक नहीं है। इसको जूम करके देखेंगे तो आपको बकायदे ये थिक दिखेगा, ठीक है ना, ऐसा ये थिक दिखेगा। ओके, तो आप देखिए इसमें ये जो पोर्शन निकला हुआ है, इसके जो ब्रांचेस निकले हुए हैं, इन सारे ब्रांचेस को बोला जाता है टीलोडेंड्रिया, ठीक है। ब्रांचेस क्या हो गया, टीलोडेंड्रिया। और लास्ट में यहाँ पर एक जो आपको नोड दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, है ना, नोब, या इसी को बोला जाता है बटन। तो ये सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक बटन होता है, और लास्ट में क्या होता है, टीलोडेंड्रिया। ओके, समझ आया आपको। अब देखिए कोई भी मैसेज अगर मिलता है तो वो मैसेज किसको मिलेगा, वो मैसेज मिलेगा डेंड्राइट्स को, डेंड्राइट से मैसेज जाएगा डेंड्रॉन को, डेंड्रॉन मैसेज आता है इसको, है ना, ये साइटोन को मैसेज मिला, मैसेज साइटोन से होते 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 यहाँ से एक्सोप्लाज्म से होते 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 आएगा कहाँ, ये अब आ जाएगा टीलोडेंड्रिया में मैसेज आएगा, टीलोडेंड्रिया से मैसेज आते 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 कहाँ आएगा, सिनेप्टिक बटन तक आएगा। यहाँ तक आने के बाद अब यहाँ से मैसेज उछल करके, है ना, मैसेज यहाँ से अब आगे उछल करके कैसे जाता है वो हम देखेंगे। यहाँ से मैसेज उछल करके अब दूसरे न्यूरॉन को मिल जाता है, तो एक न्यूरॉन का काम खत्म, ठीक है। अब इसने मैसेज दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो अब देखिए डेंड्रॉइड्स को सबसे पहले मैसेज मिला, डेंड्रॉइड के बाद किसको मिला, डेंड्रॉन को मिला, डेंड्रॉन के बाद साइटोन को मिलेगा, ठीक है, साइटोन, ठीक है, साइटोन मैंने बताया ना, ये वाला साइटोन है ना। तो मैसेज किसको मिला, साइटोन को मिला, साइटोन के बाद एक्सॉन को मिलेगा, यानी कि मैसेज अब इसको मिलेगा, यहाँ मैसेज जाएगा, यहाँ से लास्ट टीलोडेंड्रिया, मैसेज इसमें आएगा, टीलोडेंड्रिया से मैसेज जाएगा सिनेप्टिक नोब में, और सिनेप्टिक नोब से मैसेज उछल करके नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुंच जाएगा। दूसरा जो न्यूरॉन होगा उसका जो ये डेंड्राइट्स होगा वो उस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैसेज हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला और यहाँ तक पहुंचा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैसेज यहाँ से चलेगा और ये ऐसे चलते 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 इधर जाएगा, नहीं, है ना। मैसेज का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, ये वन वे होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि मैसेज यहाँ से शुरू करके ट्रेन यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी, यानी यहाँ से चलेगी, यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी कि वन डायरेक्शन में चलते चलते और यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ तक पहुँचेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये उल्टा चले, है ना, हमेशा इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये सीधा डायरेक्शन होता है। तो ये बच्चों हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पूरा मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा रही हूँ, इसको एकदम आपको कई बार बना करके प्रैक्टिस कर लेना है। ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ओके, और ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बना करके प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में 100% ये आता ही है, ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।